हेलो गाइस। आज के वीडियो में हम लोग लाइफ प्रोसेस के थर्ड वाले लेक्चर में रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर 2 में हमने डाइजेशन पढ़ा था। आज हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे जो कि लाइफ प्रोसेस का अगला टॉपिक है। ठीक, जो रेस्पिरेशन की स्टार्ट होती है वो हमारी ब्रीदिंग से होती है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दो अलग चीज़ें हैं। ब्रीदिंग में बेसिकली क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन का जो एयर का इनटेक करते हैं और एक्सपेल आउट करते हैं, तो उसे हम लोग ब्रीदिंग प्रोसेस कहेंगे। रेस्पिरेशन क्या हो गया, रेस्पिरेशन जो भी हम लोग डाइजेशन के बाद, डाइजेशन क्या होता है, जो भी हम खाना ना खाते उसका जो ब्रेक डाउन होता है और जो हमारे शरीर में वो एब्सॉर्ब होता है, उसके बाद उस एब्सॉर्ब फूड का यूटिलाइजेशन वो हमारे रेस्पिरेशन में होता है। ठीक है, उसका यूटिलाइजेशन जिससे कि हमारे शरीर में एनर्जी मिलती है वो हमारे रेस्पिरेशन में आएगा। तो रेस्पिरेशन में जो बेसिकली चीज़ रहता है वो होता है ग्लूकोज, फिर वो चाहे ह्यूमन की बात हो या प्लांट की बात हो या कोई और एनिमल की बात हो। बेसिकली जो बेसिक चीज़ रहता है वो होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ताकि यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी हो। अगर प्लांट की बात की जाए तो जैसा कि हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था, जिससे कि प्लांट सनलाइट और क्लोरोफिल और CO2 और वाटर की प्रेजेंस में अपना फूड ग्लूकोज बनाता है। ठीक, और साथ में हमें ऑक्सीजन और वाटर मिलता है जो कि एवेपोरेट होके बादल में चला जाता है। ठीक, और ह्यूमन में बात किया जाए तो हम लोग जो फूड इंटेक करते हैं जिसमें बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट वगैरह होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का जो बेसिक सा ब्रेकडाउन होता है सिंपलर फॉर्म में, जो कि हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है ब्लड में, वो होता है ग्लूकोज। उसके बाद इसका यूटिलाइजेशन आता है हमारे रेस्पिरेशन में। ठीक, तो ग्लूकोज बेसिकली होता क्या है, C6H12O6। ठीक, ये होता है ग्लूकोज, इसी का ब्रेकडाउन होके हमारे शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसके बाद इसमें जो आगे दिया है वो है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक, रेस्पिरेशन बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस, मतलब जिसमें ऑक्सीजन की नीड होती है, और दूसरा हमारा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ये उसमें होता है। ठीक, इसका जो डिफ्रेंशिएट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, ये कभी कभार पेपर वगैरह में पूछ लेता है। ठीक, और आगे जो बुक में दिया है, तीन चीज़ें यहाँ पे बताई हैं ग्लूकोज के बारे में, कि अगर ईस्ट में हो रहा है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन और यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, तो उसमें क्या क्या बनता है, इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एनर्जी जो कि ईस्ट के लिए यूटिलाइज होगी। और दूसरा है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल में पाया जाता है। इस बारे हम लोग ये जानते हैं कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया और ह्यूमन बींग्स में होता है। इसमें क्या होता है, जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलता है। ग्लूकोज जो बेसिकली हम लोग खाने आने से, डाइजेशन से हमें जो ग्लूकोज मिलता है, और ये ऑक्सीजन जो कि हमें ब्रीदिंग से मिलता है। ठीक है, तो उससे क्या क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। जो भी हम शरीर अपने मूवमेंट करते हैं वो हमें एनर्जी जो कि ATP के थ्रू मिलती है, ये वो एनर्जी रहती है। ठीक, और लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, जो कि इन मसल्स, जब हम बहुत ज़्यादा कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसे कोई वर्कआउट करते हैं या फिर दौड़ते हैं, तो जिसमें हमें ज़्यादा, जब शरीर को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके, और जब उतना एनर्जी नहीं मिल पाता है तो फिर जो हमारे मसल्स हैं वो ऑक्सीजन के बिना ही लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ताकि वहाँ पे जो हमारे मसल्स की जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो फुलफ़िल हो सके, जो एनर्जी की ज़रूरत है वो फुलफ़िल हो सके। ठीक है, इसके बाद इसमें जो आगे बताया गया है वो ये है कि एनर्जी का जो फॉर्म होता है, यूनिट रहता है, वो ATP रहता है। ATP की फॉर्म में लिबरेट होती है एनर्जी। ठीक है, उसके बाद ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन में पाया जाता है, या फिर जो एरोबिक रेस्पिरेशन जिस भी ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है, ये इंश्योर रहना चाहिए, मतलब इतना ज़रूर होना चाहिए कि सफिशिएंट ऑक्सीजन होना चाहिए ताकि वो आराम से सांस ले सके। ठीक है, उसके बाद इसमें जो आगे बताया गया है कि जो प्लांट होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो बेसिकली रात के टाइम मोस्टली रेस्पिरेशन लेते हैं, जिससे जो कि प्लांट की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट वगैरह होती है वो उसको अपना फुलफ़िल करते हैं, और जो डे के टाइम रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करके ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो मेजर वाले टाइम पे इन लोग का ज़्यादातर पोर्शन में ऑक्सीजन लिबरेट होता है, और ऑक्सीजन का कंजम्पशन जो होता है पेड़ के थ्रू बहुत कम होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो आगे बताया है, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन रहता है उसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, बट जो एनिमल जो वाटर में रहते हैं वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो कि पाया जाता है वाटर में, उसको यूटिलाइज करके अपनी ऑक्सीजन की नीड को फुलफिल करते हैं। जो वाटर में पाया जाता है ऑक्सीजन, उसको हम लोग कहते हैं BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है,
मतलब कि पानी में कितने अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्या उतना ऑक्सीजन सफिशिएंट है कि नहीं, जो ऑर्गेनिज्म मछली अछली पानी के अंदर हैं उनके लिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे अगले वाले जो पैराग्राफ में बताया गया है कि जो ब्रीथिंग रेट होता है एक्वेटिक एनिमल, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक एनिमल इज़ मच फास्टर देन, मतलब कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल जो कि मतलब जो ज़मीन पे जो इंसान या फिर जो और कोई जानवर जो ज़मीन पाए जाते हैं उनके कंपैरिजन में जो जानवर पानी में रहते हैं उनका रेस्पिरेशन का ब्रीदिंग रेट तेज़ होता है, ताकि वो अपने ऑक्सीजन की जो नीड है उसको फुलफिल कर सकें, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन कम होता है। ठीक है। इसके बाद इसमें जो आगे दिया है वो है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, जिसकी शुरुआत हमारे यहाँ से स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये वाले पैरा से इसकी शुरुआत हो गई है, जिसकी शुरुआत हमारे नोस्ट्रल से होती है, जहाँ से हम लोग सांस अंदर लेते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जो हम लोग सांस लेते हैं उसको प्यूरिफाई करते हैं, एयर को प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है। तो ये एयर को प्यूरिफाई करते हैं। उसके बाद हमारी जो एयर है वो आगे जाती है विंड पाइप में। ठीक है। विंड पाइप में दो पाइप होती है, एक विंड पाइप होती है, एक फूड पाइप होती है। फूड पाइप जिसके थ्रू खाना आगे जाता है, और विंड पाइप जिसके थ्रू एयर आगे जाती है। विंड पाइप में हमारा क्या आ जाएगा, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, PLT, फेरिंग्स, लेरिंग्स एंड ट्रैकिया। ठीक है, ये होते हैं। उसके बाद आगे जो हमारे बेसिकली रहता है ब्रोंकियाई रहता है। ठीक है, जो लंग्स का एकदम मेन वाला पार्ट जहाँ से स्टार्ट होता है लंग्स का। ठीक है, यहाँ पे ये ब्रोंकियाई आता है। उसके बाद आता है एल्वियोलर सैक, जिसके अंदर हमारा एल्वियोलाई होता है। यहीं पे बेसिकली हमारे गैसेस का एक्सचेंज होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। वो कैसे होता है, जो एल्वियोलाई CHNG। ठीक है। अब यहाँ पे जो एल्वियोलाई है, यहाँ पे ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है। ठीक है, जिसे हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला होता है। और एक और बात, जो जैसे कि अगर कभी तरह जो हम खाना खाते हैं, अगर गलती से अगर हमारे फूड पाइप की बजाय अगर विंड पाइप में चला जाता है, तो हम लोग को खांसी आने लगती है बहुत ज़्यादा तेज़ अचानक से। तो होता क्यों है कि जो खाना हमारे फूड पाइप के बजाय कभी कभार गलती से विंड पाइप में चला जाता है, इसलिए एक को एपिग्लॉटिस होता है, जो कि हमारे खाने को विंड पाइप से जाने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, स्पेलिंग में शायद थोड़ा सा गलती है। ठीक है। एल्वोलाई में क्या होता है, एल्वोलाई फिर यहाँ पे ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है, और यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो जैसे कि एल्वोलाई मान लीजिए कुछ ऐसा होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो कि लंग्स के अंदर है। तो यहाँ पे जो ब्लड है हमारा, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आ रहा है। तो यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आके ब्रीथ आउट हो जाएगा, मतलब जो हम लोग सांस छोड़ेंगे वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। लेकिन इसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ एयर जो है वो बची रह जाएगी। ये हमेशा एकदम कभी भी बंद नहीं होता है, मतलब कि एकदम हमेशा कभी भी श्रिंक या फिर एकदम फ्लैशिड नहीं हो जाएगा। इसके अंदर कुछ ना कुछ हमेशा एयर बची रह जाती है, जिसे हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, क्योंकि ये कभी भी ऐसे नहीं होता है। इसके अंदर थोड़ी सी एयर हमेशा रह जाती है। ठीक है। इसके बाद इसमें जो आगे बताया है कि जैसे ह्यूमन या फिर जो बड़े एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर डिफ्यूजन के थ्रू केवल ऑक्सीजन का इंटेक नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है डिफ्यूजन में, क्योंकि वो एक स्लो प्रोसेस होता है। तो हमारे अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन, क्योंकि हमारी बॉडी की नीड एनर्जी की ज़्यादा रहती है, तो वो फुलफिल कैसे होती है, हीमोग्लोबिन के थ्रू। हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो ऑक्सीजन को बहुत जल्दी कैप्चर करने में बहुत जल्दी पकड़ता है, और उसके साथ बहुत जल्दी कंबाइन करता है। तो हमारे ऑक्सीजन की जो नीड है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू फुलफिल होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कंबाइनिंग करने की, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक, और बस यहीं से हमारा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके फिर बॉडी में जो यूज़ रहता है वो होता है। रेस्पिरेशन के बाद इसमें जो आगे दिया है वो ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि हमारे बॉडी में पूरे ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है हमारे हार्ट से। ठीक है, हार्ट में बेसिकली 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, इसे हम लोग राइट ऑरिकुलर कहते हैं, और इसके ठीक नीचे वाले को राइट वेंट्रिकल कहेंगे। मतलब अल्फ़ाबेटिकल अगर देखा जाए तो पहले A आ रहा है और उसके बाद V आ रहा है, तो इस तरह हम इसको याद रख सकते हैं। और फिर ठीक बगल में आ जाएगा हमारा लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है,
तो इसको हमने बेसिकली एक सिंपल एकदम बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश की है इसमें, ठीक है। तो हमारा जो ब्लड है पहले आता है वेना कावा, मतलब कि सुपीरियर वेना कावा होता है और इन्फीरियर वेना कावा, मतलब जो बॉडी के ऊपर वाला हिस्सा है उससे हम लोग सुपीरियर वेना कावा कहेंगे, उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सुपीरियर वेना कावा लेके हमारे राइट ऑरिकल में लेके आता है। और फिर जो इन्फीरियर वेना कावा होता है वो हमारे शरीर के नीचे वाले हिस्से से, जैसे पैर हो गया, उससे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हमारे राइट ऑरिकुलर में लेके आता है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे वॉल लगी रहती हैं, वॉल हमारी कुछ ऐसी होती हैं, ठीक है, मतलब कि ब्लड आएगा लेकिन दोबारा इसका पीछे जाना चाहेगा तो ये ऐसे बंद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ब्लड फ्लो तो कर जाएगा तो ये खुल जाएगी, लेकिन अगर बैक फ्लो होगा ब्लड का तो ये ऐसे बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्व लगी रहेंगी। उसके बाद राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा और फिर यहाँ पे ब्लड जाएगा हमारे लंग्स में, ठीक है। यहाँ पे हमारे ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। ब्लड यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज जो कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। तो ये जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ये हमारे लंग में होता है। उसके बाद यहाँ पे जो प्यूरिफाई ब्लड है वो हमारे आता है लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। जैसे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में आ रहा था, और फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग से वो हमारे लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। ये किसके थ्रू आएगा? पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा, ठीक है। और वेन और आर्टरीज में जो डिफ्रेंशिएशन होता है कि आर्टरीज जो होती हैं पतली होती हैं और जो वेन होती हैं वो हमारी मोटी होती हैं, ठीक है। आर्टरीज हमेशा वैसे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, जिनके अंदर मतलब कि जो फास्ट खून रहता है एक तरीके से देखा जाए, जो सेल को हमारे बॉडी को नीड रहती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। और जो वेन्स रहती हैं वो हमारे जो बॉडी से जो ऑक्सीजन मतलब यूटिलाइज हो चुका है तो वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसको कैरी करती हैं, ठीक है। इसलिए वो थोड़ी चौड़ी होती हैं और इनमें जो ब्लड का फ्लो होता है वो थोड़ा स्लो होता है। और ये पतली होती है, इनके अंदर ब्लड का फ्लो ज़्यादा तेज होता है ताकि जल्दी जल्दी हमारे बॉडी की जो नीड है उसको फुलफ़िल कर सके, सेल वगैरह की जो नीड है उसको फुलफ़िल कर सके, ठीक है। तो ये हो गया आर्टरीज और वेन का डिफ्रेंशिएशन। लेकिन केवल एक ही ऐसी आर्टरीज होती हैं और एक ही ऐसी वेन होती हैं जो कि थोड़ा उल्टा काम करती हैं, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेके आ रही होती है। लेकिन बाकी जितने भी वेन्स और आर्टरी रहते हैं उनमें उल्टा काम होता है। आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड और वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा जो ब्लड है लंग्स में आता है, राइट और लेफ्ट ऑरिकल में आता है। अब यहाँ पे भी बॉल लगी रहती हैं, तो जब हमारा ब्लड यहाँ पे आता है, फास्ट ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये हमारा एक्सपैंड करता है, ठीक है। तो ये हमारा रिलैक्स करेगा, ये इसके अंदर ये फैलेगा और ये पिचकेगा, ठीक है। और फिर यहाँ जो वॉल लगी रहेंगी, ठीक है, उनसे ब्लड यहाँ पे आएगा लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे बॉडी में ये आयोटा जो कि सबसे लॉन्गेस्ट आर्टरी होती है, ये पूरे हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करती है, जो कि ऑक्सीजन की डिमांड रहती है सेल को, उसे फुलफिल करती हैं ब्लड के थ्रू आयोटा, ठीक है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है। इसमें जो आगे एक और जो बात बताई गई है वो होता है ब्लड प्रेशर, मतलब कि फोर्स एक्सर्टेड अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल्स। जैसे कि ये जो आर्टरीज हैं, ठीक है, जो पतली पतली आर्टरी होती हैं, इनके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है ये कितना प्रेशर वॉल पे अपने लगा रही, कितना तेज़ी से ये आगे जा रही है। जैसे जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है तो ये ब्लड का हमारे सर्कुलेशन बहुत तेज़ खून दौड़ने लगता है, तो आर्टरी पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो मतलब हाई बीपी, ठीक है। और इसी तरह जब हमारा मतलब इंसान नॉर्मल रहता है तो नॉर्मल बीपी रहता है 120/80 Hg। हमेशा जो ब्लड का हम लोग मेज़र करते हैं ब्लड प्रेशर को, वो हम लोग हमेशा mm/Hg में करते हैं, ठीक है। जिसमें सिस्टोलिक प्रेशर हमेशा 120 होना चाहिए नॉर्मल में और डायस्टोलिक हमेशा 80 होना चाहिए नॉर्मल में, इसके आसपास होना चाहिए। और ब्लड प्रेशर को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं उसे हम लोग स्पिग्मेनोमीटर कहते हैं, ठीक है। इतना पूरा हमारा इस ट्रांसपोर्टेशन में है। रेस्पिरेशन में कुछ क्वेश्चन थे जो हम स्किप कर गए थे, वो बेसिकली 4 क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, मतलब कि क्या एडवांटेज एक टेरेस्ट्रियल मतलब जो इंसान ज़मीन पे, जो भी ऑर्गेनिज्म ज़मीन पे रहते हैं उनको क्या मिलता है उन ऑर्गेनिज्म जो कि पानी में रहते हैं। तो पहला बेसिक सा ये रहता है कि जो एक्वेटिक एनिमल रहते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन रहता है वाटर में वो कम होता है, लेकिन जो जैसे कि जो इंसान ज़मीन पे रह रहा है उसे ऑक्सीजन में लेने में कोई दिक्कत नहीं आती है क्योंकि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन आराम से रहता है, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस वे इन विच द ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी। तो बेसिकली दो होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये हमारे ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, हाउ आर लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये जो एल्वेलाई हमारे अंदर होते हैं, ये हमारे जो लंग्स में प्योरीफाई करने के लिए जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, ये अच्छी खासी एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हमारे लंग्स को प्रोवाइड हो सके, ताकि वहाँ पे रेस्पिरेशन सबसे ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके, ठीक है। और जो एक और बात है, डायफ्राम, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा सीना फूलता है, बड़ा फैलता है, ठीक है, लेकिन जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो हमारा सीना सिकुड़ता है और रिलैक्स करता है, ठीक है। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है पूरा ट्रांसपोर्टेशन एंड रेस्पिरेशन। इसके बाद इसमें जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, जो हमारे किडनी में होता है। एक्सक्रीशन क्यों होता है, जो भी हमारे ब्लड में गंदगी पाई जाती है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसका फिल्टर आउट करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए ब्लड को हमारा एक्सक्रीशन होता है, ठीक है, ताकि ब्लड क्लीन रहे। और जो भी ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह है, जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड वगैरह हो गया, वो शरीर से हमारे बाहर हो जाएं, ठीक है, क्योंकि वो शरीर में रहेंगे तो टॉक्सिसिटी वगैरह पैदा करेंगे, हमारे शरीर के लिए हार्मफुल रहेंगे, ठीक है। तो किडनी के अंदर ये कहाँ पे होते हैं, ये हमारे किडनी के अंदर नेफ्रॉन में होते हैं। और ये किडनी की फिल्टरेशन यूनिट होती है। ये अक्सर कभी कभार पूछ सकता है कि किडनी फिल्टरेशन यूनिट क्या होती है, तो वो नेफ्रॉन होती है, ठीक है। अब नेफ्रॉन हमारे किडनी के अंदर ऑलमोस्ट समझ लीजिए 10 लाख मेरे हिसाब से नेफ्रॉन जो हैं किडनी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अब नेफ्रॉन में होता क्या है, कैसे होता है, तो हमारी जो रीनल आर्टरी एक होती है, ठीक है, वो हमारे किडनी में नेफ्रॉन के अंदर जो ब्लड गंदा है, जो जिसको क्लीन करना है, जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है, उस ब्लड को लेके आती है, ठीक है। अब ये होता है वुमेन कैप्सूल, ठीक है। ये बेसिकली एक छन्नी की तरह होता है जो कि ब्लड को यहाँ पे जो भी उसमें गंदगी वगैरह है, हाँ, ये उसको कलेक्ट करने के एक तरीके से काम आता है और ब्लड को थोड़ा यहाँ पे क्लीन करते हुए ब्लड यहाँ से आगे जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जब आगे यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे आगे होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। सेलेक्टिव रीअब्सॉर्ब्ड होते हैं कुछ चीज़ें, जैसे क्या क्या चीज़ें सेलेक्टिव रीअब्सॉर्ब होती हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, जैसे कि जो ब्लड होता है उसके अंदर ये सब चीज़ें वगैरह भी होती हैं। और बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर होता है। तो बेसिकली क्या होता है, वाटर जैसे कि हमारे यूरिन में निकलता है बेसिकली, तो जैसे ये हमारे अगर शरीर में ज़रूरत है इसकी, तो ये यहाँ पे सिलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब होता है, मतलब शरीर जैसे इसके, अब ये अंदर रहेगा तो ये बाहर यूरिन में निकल जाएगा, तो ये यहाँ से इंटेस्टाइनल फ्लूइड होता है यहाँ पे, जिसमें किडनी के अंदर, ये नेफ्रॉन के अंदर इंटेस्टाइनल फ्लूइड होता है। तो यहाँ पे चीज़ें ये बाहर आ जाती हैं जो कि बॉडी में दोबारा से यूज़ हो जाती हैं। जो भी अगर बॉडी के लिए ज़रूरत वाली चीज़ें अगर बाहर जा रही रहती हैं तो उनको वो बॉडी दोबारा से ले लेती है। तो ये कहाँ पे होता है, किडनी के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है। जैसे कि कोई भी जो चीज़ शरीर के लिए ज़रूरी है, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, और जो शरीर के लिए फालतू चीज़ें हैं जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, जिसके अंदर बेसिकली यूरिया और यूरिक एसिड आएंगे, तो वो हमारे शरीर के बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो वो कैसे होते हैं, तो ये यहाँ पे जो पाइप है, यहाँ पे चीज़ें जो कलेक्ट वगैरह होनी रहती है वो हो जाती हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ पे हमारा कलेक्टिंग डक्ट रहता है जो कि आगे यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में हमारे जो है जो यूरिन है वो वहाँ पे स्टोर होता है। और उसके बाद हमारा वहाँ पे एक मसल रहता है जिसे हम लोग स्प्लिंटर मसल शायद कहते हैं, जो कि वहाँ पे जब ओपन होता है तो फिर हम लोग यूरिन आउट करते हैं, वो हमारा वॉलेंट्री मतलब हमारे कंट्रोल में रहता है, ठीक है। लेकिन कभी कभार जैसे बहुत ज़्यादा तेज बाथरूम आती है तो रोक नहीं पाते हैं, तो वो क्या होता है, स्प्लिंटर मसल इनवॉलेंट्री कंट्रोल में चला जाता है और फिर वो यूरिन हमारा एक्सक्रीट आउट हो गया बाहर, हम लोग यूरिन कर देते हैं और उसको हम लोग एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन को क्या कहेंगे, यूरिनेशन। बस यही पूरा रहता है एक्सक्रीशन हमारे। उसके बाद जो इसमें आगे दिया है वो है आर्टिफिशियल किडनी। ये बेसिकली क्या होता है, जैसे कि कुछ लोग की किडनी कभी कभार फेल हो जाती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन वगैरह करने से, या फिर किसी इन्फेक्शन या फिर किसी इंजरी, कभी कभार चोट वोट लग गया तो किडनी जैसे ख़राब हो गई, एक या दोनों ख़राब हो गई, तो फिर आर्टिफिशियल किडनी वगैरह लगाते हैं, जिसके अंदर सेम काम होता है। जो हमारी रीनल आर्टरी होती है उसी तरह जो हमारे यहाँ पर आर्टरी रहती है उसके अंदर ब्लड आता है, जैसे ब्लड में फिर यहाँ पे वुमेन कैप्सूल थ्रू इसका क्लीन होता है, उसी तरह यहाँ पे भी क्लीन होता है, ठीक है, डायलिसिस के थ्रू। और जो हमारा यूरिन है वो यहाँ निकल जाता है और ये फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन रहता है जो कि यूरिन को क्लीन करने में, जो हमारे ब्लड को क्लीन करने में काम करता है। और उसके बाद वेन्स के थ्रू ये हमारे बॉडी में जो क्लीन ब्लड है वो दोबारा से जाके अपने शरीर के अंदर काम करता है।